तो जैसा कि कल हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर 13 बीएनएसएस का, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो चैप्टर 13 है वो तीन चीजों को बातचीत करता है, तीन चीजों के बारे में बातचीत करता है। पहला है आपका इंफॉर्मेशन, दूसरा है इन्वेस्टिगेशन और तीसरा है आपका रिपोर्ट। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन किसको देते हैं? पुलिस ऑफिसर को जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो पुलिस उस इंफॉर्मेशन के आधार पर, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जब पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है, अपराध की सूचना देता है, अब वो अपराध संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है तो एफआईआर लिखी जाएगी, असंज्ञेय है तो एनसीआर लिखी जाएगी। ये कल के सेशन में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है, एफआईआर की डेफिनेशन तो सबसे पहले मैंने बता दिया था कि जो एफआईआर है ना, अब इसके पॉइंट्स वाइज इसको समझेंगे, पहले कुछ एसेंशियल, फिर उसके बाद जो बैरेट में चीजें हैं उनको समझेंगे। तो पहले कल भी बता दिया था कि नॉट डिफाइन, एफआईआर जो है तो परिभाषित नहीं किया गया है आपका बीएनएसएस में, ना तो सीआरपीसी में किया गया था और ना ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? क्या सर कोई डेफिनेशन यदि पूछे कोई तो हम क्या बताएंगे? तो आप बता सकते हो कि संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस को दी गई सूचना ही एफआईआर कहलाती है। संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस को दी गई पहली सूचना, प्रथम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसको बोलते हैं। तो संज्ञेय अपराध के संबंध में, ठीक है ना, तो कह सकते हैं रिकॉर्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस टू एनी इंफॉर्मेशन गिव टू एनी पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर कौन होगा? तो अब पढ़ेंगे थाना प्रभारी को जो सूचना वहां पर दी जाती है, तो ये आपका एफआईआर यहाँ पे कहता है। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन जो है तो नहीं दी गई है, पहली बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये जो सूचना दी जाती है, सूचना किस प्रकार से दी जा सकती है? तो हम यहां पर देखे हैं तीन प्रकार से सूचना आप दे सकते हो, मौखिक, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तीन प्रकार से आप पुलिस को सूचना दोगे, और जब इन तीन प्रकार से पुलिस को सूचना दोगे तो पुलिस एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको लिखेगा। ये चीज यहां पे ध्यान में रखिएगा। अभी जो नई बीएनएसएस हैं यहां पर क्या बदलाव किया है? अब यहां पे समझिएगा कि डिफाइन नहीं किया गया है, तो यहां पर क्या निकल के आता है? सूचनाकर्ता। अब अगला चीज यहां पर निकल के आता है सूचनाकर्ता, सूचनाकर्ता, इन्फॉर्मर। ठीक है ना, अब इन्फॉर्मर कौन हो सकता है, कौन सूचना देगा? तो ऐसा 173 में कहीं नहीं लिखा है कि सूचनाकर्ता कौन होगा, लेकिन यदि थोड़ा सा आप टेक्स्ट बुक का सहारा लोगे और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सहारा लोगे और इन जर्नल देखोगे, तो सामान्य तौर पर सूचनाकर्ता कौन हो सकता है? सबसे पहले तो पीड़ित। ठीक है ना, कौन हो सकता है? पीड़ित, विक्टिम। विक्टिम को आपके इसमें बीएनएसएस में और सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2X में। ठीक है ना, 2X में विक्टिम को डिफाइन किया गया है, मतलब जिसके साथ अपराध हुआ है और जो अपराध से परिभाषित है। विक्टिम के बाद जो है तो साक्षी, कोई विटनेस। हाँ देख लेना, एक्स वाई मुझे याद नहीं, जो तुमने बोल दिया मुझे लगता है वही सही। ठीक है ना तो 2Y। ठीक है ना, तो विक्टिम कहाँ बताया गया है? 2Y। ठीक है ना, नहीं मतलब तुमने पढ़ के ही बोला होगा तो मैंने इसलिए ऐसे प्रिज्यूम कर लिया है ना। अब नेहा जो है तो तुक्के मार सकती हैं, अब मैं समझ गया तो अगली बार कंफर्म कर लो पहले कोई बात नहीं, होता है कई बार, है ना, चलता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, रिलैक्स। ओके, पीड़ित। साक्षी की बातचीत करें, साक्षी दे सकता है। फिर उसके बाद कोई परिचित, ठीक है ना, कोई परिचित, परिचित, कोई परिचित व्यक्ति भी दे सकता है। जो अपरिचित मतलब या तो विक्टिम से परिचित हो या अपराध से परिचित हो। परिचित का यहाँ पे मतलब है या तो विक्टिम से परिचित हो या अपराध से परिचित हो, तो कोई परिचित। और यहाँ पे लास्ट समझिएगा कि अभियुक्त भी दे सकता है। अब बोलोगे साहब ये कैसे, कैसे अभियुक्त कैसे? कोई मर्डर करेगा और जाके सूचना देगा, देगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बेस्ट एग्जांपल कि आत्मसमर्पण कर दिया, बता दिया कि मैं अपराध करके आया हूं साहब,
तो फिर उसकी जानकारी के आधार पर रिपोर्ट लिखी जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है आपका एक्यूज भी हो सकता है। कई केसेस बोला गया है, लेकिन बहुत ही हाईलाइटेड केस जिसमें ये चीज बोला गया है वो बिहार राज्य का है, अग्नू नगेसिया। कौन सा केस है? अग्नू नगेसिया वर्सेस बिहार राज्य। इस केस में जो है 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। कौन सा केस है? अग्नू नगेसिया वर्सेस बिहार राज्य 1965, 75 बोल दी मैंने, 65 सुप्रीम कोर्ट। तो 1965 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है जिसमें ये कहा गया था कि कोई आपका विक्टिम है तो कोई यहां पर अभियुक्त भी एफआईआर लिखवा सकता है। ये हमने इस केस में यहां पर देखा। तो हाँ, अभियुक्त भी लिखवा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे अगली बातचीत करते हैं कि कह सकते हो अगली चीज यहां पर कह सकते हो कि जो सूचनाकर्ता सूचना किसको देगा? तो सूचना देगा आपका थाना प्रभारी को। किसको देगा? थाना प्रभारी को, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो थाना प्रभारी कौन होगा? पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होगा? कहां डिफाइन किया गया थाना प्रभारी को? बताओ। टू डेफिनेशन क्लॉज में है ना थाना प्रभारी, बताओ कहां पे है? यू में शायद पुलिस स्टेशन बताया गया है। पुलिस रिपोर्ट इंचार्ज आई से होगा, इंचार्ज अब की ये हाँ हाँ, तो कहां पे बताया गया है? आर में, ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है तो यहाँ पर कह सकते हो। तो देखो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ये चेंजेस है, पहले ये चेंजेस नहीं था। तो देखो सामान्यतः थाना प्रभारी कौन कहलाता है? 3 स्टार। तो जूली जो ज्वाइन हो जाए ना अभी, कुछ है नहीं। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं। तो यहां पर थाना प्रभारी, अब यहां पे आप देखोगे सेक्शन 2R में थाना प्रभारी कहां डिफाइन किया गया है? 2R, ठीक है ना। 2R में थाना प्रभारी को डिफाइन किया गया है। और 2R की डेफिनेशन यदि आप देखोगे तो यहां पर क्या डेफिनेशन है 2R में कि देखो जनरली थाना प्रभारी जो होता है 3 स्टार, कोई जो 3 स्टार लगा, आप किसी थाने में जाओ जिसके कंधे में 3 स्टार दिखेगा वो कहलाएगा थाना प्रभारी। ठीक है, तो जनरली थाना प्रभारी के डायरेक्शन पर ही एफआईआर लिखी जाती है। लेकिन थाना प्रभारी देखो यहाँ पर लिखा है कि यदि मान लो अब्सेंस फ्रॉम द, या स्टेशन हाउस में नहीं है, इलनेस से बीमार है किसी भी वजह से, तो ऐसी कंडीशन में थाना प्रभारी और कौन हो सकता है, कौन उसकी जगह थाना प्रभारी काम कर सकता है? तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि तो कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर का कोई भी अधिकारी, ठीक है ना। तो थाना प्रभारी की कांस्टेबल, कांस्टेबल यहाँ पर भी कांस्टेबल के ऊपर, कांस्टेबल ध्यान, कांस्टेबल नहीं, कांस्टेबल के ऊपर, अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, मतलब हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और टीआई, है ना। तो कांस्टेबल के ऊपर आप देखोगे कभी थाने जाना है ना, जाना एज ए एडवोकेट जाना है ना, वैसे बात वैसे मत जाना, एज ए एडवोकेट जाना। तो वहां पर ऐसे पट्टी लगाए हुए आपको दिखेंगे, जिनके पास केवल खादी वर्दी होता है वो कांस्टेबल होते हैं। पट्टी लगी हुई है मतलब कि हेड कांस्टेबल, 1 स्टार एएसआई, 2 स्टार एसआई, 3 स्टार टीआई। तो ये तरीके से यहाँ पर, तो यदि थाना प्रभारी, तो उनमें से किसी को भी कह सकते हो कि यहाँ पर रिपोर्ट लिखाई जा सकती है। तो ये आपका अगली चीज कहता है कि थाना प्रभारी को हम बताएंगे, जानकारी देंगे, और जानकारी देने के बाद जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे संज्ञेय अपराध की सूचना किसको दी जाएगी? मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक या लिखित रूप में थाना प्रभारी। तो सूचना जो है तो सूचना करता है यहाँ पर देगा, सूचना देगा, सूचना देगा। और सूचना मैंने बता दिया मौखिक भी हो सकती है, ठीक है ना, लिखित भी हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। ये सूचना किसको देगा? थाना प्रभारी को ये सूचना दी जाएगी। थाना प्रभारी कौन होगा? हमने 2R में थाना प्रभारी पढ़ लिया। और थाना प्रभारी को जब सूचना दी जाएगी तो थाना प्रभारी अब यहाँ पर एक चीज और कहता है कि क्या सूचना, जैसे पहले जो पुरानी
सीआरपीसी था वहां पर कि यदि अपराध हुआ है जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र के थाना प्रभारी को आप सूचना दोगे। लेकिन अभी जो नई कह सकते हो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, वहां पर एक शब्द जोड़ा गया है, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है। यानी कि यहीं पे हम डिस्कशन करेंगे आपका FIR के प्रकार का, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ FIR। तो यहां पर आप टाइप्स ऑफ FIR के बारे में बातचीत करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर FIR 3 प्रकार की होती है ना। एक FIR बोलते हैं क्रॉस FIR। क्रॉस का मतलब एक दूसरे के विरुद्ध जो FIR की गई है, पक्षकारों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध जो FIR की गई है, इसको क्रॉस FIR। तो FIR लॉन्च, ठीक ना, बिटवीन टू अनदर, कह सकते हो कि एक दूसरे के विरुद्ध अगेंस्ट टू अनदर। तो यहाँ पे आपका क्रॉस FIR। दूसरा यहाँ पर कहलाता है आपका, दूसरा यहाँ पे प्रकार बेसिकली कहलाता है आपका मल्टीपल FIR, ठीक है ना। क्या कहलाता है? मल्टीपल का मतलब होता है बहुसंख्यक, यानी कि एक व्यक्ति के खिलाफ बहुत सारी FIR हो गई हैं, ठीक है। क्रॉस FIR, मल्टीपल FIR। तो जब क्रॉस FIR और मल्टीपल FIR की गई है, तो ऐसी FIR को मर्ज, यानी कि क्लब, इंग्लिश में शब्द यूज किया जाता है क्लब कर दिया जाएगा, हिंदी में उसको बोल सकते हैं कि उनको जो है तो जोड़ दिया जाएगा। ये किसमें बोला गया? एक बहुत फेमस केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड, केस का नाम है TT एंटनी वर्सेस केलर राज, ठीक है ना। केस का नाम क्या है? TT एंटोनी वर्सेस केरल राज्य, ठीक है। ये केस आपका 2001 सुप्रीम कोर्ट का केस है, 2001 सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड ये केस है। TT एंटनी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब पक्षकार एक दूसरे के खिलाफ FIR करते हैं, या जब एक पक्षकार के विरुद्ध बहुत सारी FIR की जाती हैं, तो यहाँ पे न्यायालय, ध्यान रखना, पुलिस अधिकारी नहीं, न्यायालय उन सभी FIR को क्या कर सकता है? वहां पे क्लब कर सकता है। इंग्लिश में शब्द इसके क्लब, हिंदी में उसको बोल सकते हैं जोड़ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जोड़ सकता है। तो यहाँ पर एक चीज और कहा कि जब जोड़ेगा तो जो पहली FIR लिखाई गई है वो मेन मानी जाएगी, और बाकी FIR एज ए स्टेटमेंट, यानी कि कथन के तौर पर मानी जाएंगी। तो पहली FIR मेन मानी जाएगी और बाकी पुलिस को दिया गया कथन मानी जाएंगे, स्टेटमेंट टू गिवन एनी पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। बाकी क्या मानी जाएगी? पुलिस को दिया, यानी उसी अपराध के संबंध में पुलिस को दिया गया कथन, उसी अपराध के संबंध में पुलिस को दिया गया क्या माना जाएगा? कथन माना जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर कहानी? तो ये आपका TT एंटनी का केस, कई केस हो सकते हैं पर मुझे TT एंटनी का 2001 का बहुत फेमस केस है, ये हाईलाइटेड केस है। ये आप ऐसे सर्च करोगे TT एंटनी केस आप यूट्यूब में या उसमें, तो गूगल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना। बोलोगे सर अभी तो ठीक है, पहले उतना नहीं बताता था, बता दिया इसको। तीसरा यहाँ पर है आपका, तीसरा यहाँ पर है आपका, जिसको बोलते हैं जीरो FIR। जीरो FIR का कॉन्सेप्ट कब से आया? तो जीरो FIR कॉन्सेप्ट आया, बहुत फेमस केस है, मुकेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस NCT दिल्ली, जिसको निर्भया रेप के केस के नाम जाना जाता है, ठीक है ना। कौन सा केस है? मुकेश कुमार वर्सेस NCT दिल्ली, इसको क्या बोला जाता है? निर्भया रेप केस के नाम से इसको जाना जाता है। कब का है? 2017 सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड ये केस है ना। इस केस में बेसिकली जस्टिस JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी, और जो जस्टिस JS वर्मा, देखा जाए तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 2012-13 में, ठीक है। और इसमें मर्ज की गई थी, जिन्होंने बोला था कि जीरो FIR का कॉन्सेप्ट जो है तो यहाँ पर आना चाहिए, और जीरो FIR के संबंध में प्रावधान वहां पर होना चाहिए। बाद में एक और केस में जीरो FIR के बारे में डिस्कशन किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बोला गया
इस केस में कि सीआरपीसी में इसके संबंध में प्रावधान करना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी को डायरेक्शन दिया कि आप 0 एफआईआर के संबंध में प्रावधान उसमें सीआरपीसी में शामिल करो। केस का नाम है भारत संघ वर्सेस अशोक कुमार शर्मा का 2020 का केस है, ठीक है ना। भारत संघ वर्सेस अशोक कुमार शर्मा, ठीक है। भारत संघ वर्सेस अशोक कुमार शर्मा, ये आपका 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो 2020 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इस केस में बेसिकली ये बोला गया था कि जो 0 एफआईआर है, तो 0 एफआईआर के संबंध में जो प्रोविजंस है, 0 एफआईआर के संबंध में जो प्रावधान है, उनको जो है तो कहाँ पे शामिल करना चाहिए, सीआरपीसी में शामिल करो। और बाद में इसीलिए जब नई सीआरपीसी बनी यानी कि बीएनएसएस, तो इन्हीं केस के बाद बीएनएसएस 173 क्लॉज 1 में जो है तो 0 एफआईआर के संबंध में जो है तो प्रोविजंस को मर्ज कर दिया गया, एक लाइन लिख करके कि उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है। मतलब कि आप कहीं पर भी, जैसे अपराध कोई जो है तो इंदौर में हुआ है, इंदौर में पुलिस वाले के ऊपर राजनीतिक दबाव है, दिल्ली में लिखवा दो, मुंबई में लिखवा दो, जहां चाहो कहीं पर भी एफआईआर लिखवाई जा सकती है। इसको 0 एफआईआर क्यों बोला जाता था? देखो ऐसा है कि जैसे मान लो भंवरकुआं थाना क्षेत्र में कोई अपराध हुआ और आप भंवरकुआं थाने में गए तो नंबर देंगे, लेकिन चूंकि भंवरकुआं थाना क्षेत्र में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो आप मान लो देवास चले गए, उज्जैन चले गए। अब अपराध कहाँ हुआ? भंवरकुआं थाना क्षेत्र में, एफआईआर लिखवा रहे हैं उज्जैन में, तो फिर अब वो उसके क्षेत्र का मामला तो है नहीं, तो उसको 0 नंबर डाल करके एफआईआर लिखेगा, इसीलिए इसको 0 एफआईआर नाम दिया गया। समझ में आया? उसका नंबर क्या डालेगा? 0, ठीक है, और एफआईआर लिखेगा, तो इसलिए इसको 0 एफआईआर नाम दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर प्लस ये प्रोविजन, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए देन अगली चीज हम देखते हैं क्लॉज 1 में। तो क्लॉज 1 में आपका प्रकार ये वही शुरुआती में प्रकार निकल के आता है, मौखिक रूप से दी गई है तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाएगा, पढ़कर सुनाई जाएगी, और पढ़कर सुनाने के बाद जो है तो जो इन्फॉर्मर है, इन्फॉर्मर यहाँ पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। इन्फॉर्मर यहाँ पे क्या करेगा? साइन करेगा, ठीक है ना। तो एफआईआर के प्रकार, अब यहाँ पर अगली चीज, जब ये मौखिक सूचना थाना प्रभारी लिखेगा, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 3 तरीके से दी गई है। तो इसको थाना प्रभारी उचित प्रारूप में एफआईआर को क्या करेगा? लेखबद्ध करेगा। एक प्रॉपर प्रारूप है, उसके तहत थाना प्रभारी उसको एफआईआर को क्या करेगा? लेखबद्ध करेगा। ये आपका कहाँ बताया गया है? क्लॉज 1 में, ठीक है ना। और लेखबद्ध करने के बाद सूचना का पढ़ाई सुनाई जाएगी और उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। तो लेखबद्ध करेगा और सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर, सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लिया जाएगा, ठीक है ना, हस्ताक्षर। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि यदि ये जो सूचना करता है, इन्फॉर्मर है, इन्फॉर्मर यदि किसी प्रकार से हस्ताक्षर देने से मना करता है, भैया हम ना करेंगे साइन, तो फिर बीएनएस की सेक्शन 213 है ना, 215, तो 200 बीएनएस की सेक्शन 215 के तहत इसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। यह भी यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये साथ में जो है तो ये प्रोविजंस को। तो ये हो गया आपका क्लॉज 1। अब आते हैं क्लॉज 2, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना मतलब कि अब ये जो नया प्रावधान जोड़ा गया है ना, अब इसको समझते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना, इलेक्ट्रॉनिक सूचना, इसको डिस्कशन कई बार हुआ। इलेक्ट्रॉनिक सूचना मतलब कि यदि कोई टेलीफोन के द्वारा एफआईआर की गई, उसका क्या वैल्यू है साहब? टेलीफोन के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा एफआईआर की क्या एविडेंशियल वैल्यू है? नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसमें जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में अपनी बातचीत कही, लेकिन रिसेंटली केस की बातचीत करें
तो 2013 का है सुजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, सुजीत सरकार वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, 2013 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुजीत सरकार के केस में, कि यदि टेलीफोन पर अपराध की संपूर्ण द होल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफेंस गिवन बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, किसी भी टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा यदि अपराध की संपूर्ण सूचना दी गई है जिसके आधार पर पुलिस वाले कार्यवाही कर सकते हैं, और प्रथम दृष्टया प्रामा फेसई मामला कैसा है, संज्ञेय है, जो आपने बोला प्रथम दृष्टया मामला कैसा है, संज्ञेय है, मतलब सुनने में ही लग रहा है कि मामला गंभीर है, संज्ञेय है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस वाले उसे एफआईआर कंसीडर करेंगे, उसको क्या मानेंगे कि यह एफआईआर है और कार्यवाही चालू कर देंगे। और इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया था सरकार को कि चूंकि वर्तमान में कम्युनिकेशन डिवाइस यूज किए जाते हैं तो आप कम्युनिकेशन डिवाइस के संबंध में प्रोविजंस को सीआरपीसी में शामिल करो, ठीक है। तो सरकार जागते 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 2023-24 के जो है तो आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फाइनली जो है तो क्लॉज 2 में लिख दिया कि हाँ भैया बिल्कुल आप टेलीफोन के माध्यम से एफआईआर दीजिए, हम उसको एफआईआर मानेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया वो संज्ञेय अपराध की सूचना होनी चाहिए और पूरी जानकारी दोगे। कोई बताया कि वो वहां पे अपराध हो रहा है ना, जैसे कि ये पिक्चर देखे थे तो सिंघम पिक्चर कहीं था ना कि वो बोले वो साहब यहाँ मर्डर चल रही है, तो दौड़ के आए तो बोले मर्डर मूवी चल रही है, ऐसी जानकारी नहीं, कोई अपराध हो रहा है, गंभीर अपराध है ना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन की बातचीत वहां पर की जाती है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है और प्रामा फेसाई प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध, क्योंकि आप यहां पर देखोगे वो शब्द नहीं लिखा है पर प्रामा फेसाई संज्ञेय अपराध है ना होना चाहिए, तो जाकर के वहां पर उसको एफआईआर कंसीडर करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी बीएनएसएस 2023 की सेक्शन जो है तो 173 क्लॉज 1 के सेकंड क्लॉज में ये चीज जोड़ा गया कि उसको एज ए एफआईआर कंसीडर करेंगे। बस जो इन्फॉर्मर है, सूचना करता है, उसको 3 दिन के अंदर न्यायालय मतलब थाने आकर के फिर साइन, क्योंकि वो औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी है ना, साइन करके वो पूरी औपचारिकता फॉर्मेलिटीज जो है तो पूरी करनी पड़ेगी। तो ये आपका कह सकते हो ये क्लॉज यहाँ पे कहता है, ठीक है। बाद में ध्यान रखना कि जनरली जो एफआईआर जो लिखाई जाती है तो ये 2 जगह रिकॉर्ड में, इस 2 जगह एफआईआर मतलब की सूचना जो है 2 जगह लिखी जाती है, ठीक है ना, सूचना जो है सूचना 2 जगह लिखी जाती है, एक तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी जाती है और दूसरा उसको राज्य कोई पुस्तक बताता है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली जो रोजनामचा होता है ना वहां पर जानकारी लिखी जाती है, तो रोजनामचा में भी लिखते हैं, यानी कि जिसको अपन दैनिक स्टेशन रजिस्टर बोलते हैं जनरल सामान्य बोलचाल की भाषा में, वहां भी लिखते हैं। और उसके बाद जो है प्रॉपर जो फॉर्मेट होती है एफआईआर का है ना, अच्छा कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट आता है, देखा है एफआईआर का फॉर्मेट? नहीं देखा, नहीं देखा, चलो ठीक है, मुझे मेरे पास पड़े हुए हैं एफआईआर के फॉर्मेट, तो मैं दिखा दूंगा। कोई स्टूडेंट ने भेजा था, तुम लोग पुराने स्टूडेंट से दिखाया था एक आध बार, तो मैं मेरे पास पड़े होंगे, दिखा दूंगा, है ना, मेरे ऊपर नहीं कटी है, मतलब ऐसे मतलब कोर्ट कचहरी वाली। तो कुछ पुराने फॉर्मेट जो है तो वहां पे अपन ना देखें। तो मुद्दे की बात करते हैं, तो ये यहाँ पर 2 जगह सूचना लिखी जाएगी। अब यहाँ पे अगले जो प्रोविजन है ये एफआईआर के संबंध में विशेष प्रोविजन है। विशेष प्रोविजन मतलब कि रेप संबंधी, आप देखोगे यहाँ पे अधिकांश धाराएं किसकी हैं, रेप की, है ना। तो रेप संबंधी और कुछ अपराध ऐसे हैं जो महिला के आपराधिक बल और हमले से संबंधित अपराध है। तो रेप, बलात्कार या आपराधिक बल हमले से संबंधित जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं उनकी सूचना कौन लिखेगा, महिला पुलिस अधिकारी ही लिखेगी। कौन लिखेगा, महिला पुलिस अधिकारी ही लिखेगी, है ना। तो ये विशेष प्रावधान आप इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको, आपको है ना सेक्शंस लिखी हैं 64, 65, 66, ये रेप की धारा है 72 तक और 74 से लेकर के 79 तक,
और 124 बेसिकली एसिड अटैक। 124 किसकी है? एसिड अटैक, है ना। तो ये कुल मिलाकर महिलाओं के, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर चूंकि सूचना जो है तो चूंकि महिला से, तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही अभिलिखित की जाएगी, अब की जाएगी। तो ये कंपलसरी प्रोविजन है, ध्यान रखना, क्योंकि वहां पे शब्द अभिलिखित की जाएगी, कंपलसरी प्रोविजन है। एक परंतु को वहां पे दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो इन पर्टिकुलर अपराध के तहत पीड़ित है, और मतलब और वो व्यक्ति कैसा है कि पीड़ित भी है प्लस मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, हैंडीकैप पर्सन है, मेंटली या फिजिकली, तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे व्यक्ति को थाने बुलाना भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि पुलिस अधिकारी फिर यदि वो चाहते हैं तो उसके निवास स्थान पे जाएंगे, या जहां पे कंफर्टेबल है निवास स्थान पे, तो जनरली व्यक्ति अपने घर में कंफर्टेबल होता है तो उसके घर में जाएंगे, या किसी भी सुगम स्थान, वहां पे शब्द यूज किया गया सुगम, है ना, यानी कि प्रॉपर जो है तो प्लेस जहां पे वो कंफर्टेबल फील करे वहां पर जाएंगे, और वहां जा करके प्रॉपर तरीके से उसके पसंद की जगह में जा करके, अब यहाँ पर चूंकि देखिए मान लो यदि कोई शारीरिक मानसिक रूप से निःशक्त है, अपनी बात नहीं कर रहा है, तो मान लो यदि बातचीत नहीं कर पा रहा तो इंटरप्रेटर, दुभाषिया या कोई विशेषज्ञ एक्सपर्ट जो ऐसे व्यक्ति से बात कर सके उसको साथ में लेके जाएंगे, ठीक है। विशेष इसलिए टीचर वहां पे लिखा है, स्पेशल टीचर वहां पे लिखा है, उसके प्रेजेंस में एजुकेटर उसके प्रेजेंट में वहां पर अभिलिखित की जाएगी। और ऐसे में क्या होता है ना, अब जैसे मान लो कि एक व्यक्ति ने साइन लैंग्वेज, मतलब उसने कोई गूंगा व्यक्ति है, एफआईआर बताने वाला, तो उसने साइन लैंग्वेज में अपनी बातचीत की, तो साइन लैंग्वेज में बातचीत की, इंटरप्रेटर ने भी उसका समझा और लिखा। अब वो उनके बीच क्या बातचीत हुई वही दोनों जान रहे हैं, हमें तो आम जनता को तो साइन लैंग्वेज पता नहीं, तो कई बार विवाद हो सकता है कि नहीं नहीं साहब उसने तो बोला ये था, इन्होंने बोला लिखवाया ये। तो इसीलिए ऐसे जितने भी प्रोसीडिंग होती है ना, सब किसमें होती है? कैमरे में, ऑन कैमरा, ठीक है ना। तो वही चीज लिखा है कि ऑडियो वीडियो फिल्म तैयार होगी, क्योंकि बाद में विवाद ना हो कि ये तुमको लगता है कि वो गलत लिखा, चलो ठीक है, उसने तो जो भी बताया है उसी को वीडियो दूसरे को दिखा देते हैं, दूसरा बता देगा क्या उसने बोला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज वहां पर बी बात कहता है। और सी एक प्रक्रिया बताता है कि अब देखो क्या होता है ना कि चूंकि ये गंभीर अपराध है, तो अब ये और गंभीर अपराध है, प्लस वो महिला मतलब पीड़ित विक्टिम महिला जो भी है वो शारीरिक मानसिक रूप से निःशक्त भी है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या करेंगे, एक काम करो यार, एक काम करते हैं कि 183 भी कार्रवाई यही हाथों हाथ करवा लेते हैं, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने कथन, है ना, हाथों हाथ करवा लेते हैं। तो 183 के तहत उसकी कथन भी हाथों हाथ करवा लेंगे, है ना, हाथों हाथ उसका स्टेटमेंट भी जो है तो मजिस्ट्रेट को बुलवा के, कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट को बुलवा करके उसका कथन भी तैयार कर लो। तो ये विशेष प्रक्रिया बताई गई है किसके संबंध में? जब कोई महिला ऐसी है जो शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त है और उसके साथ कोई गंभीर अपराध हुआ है। कोई समस्या, प्रॉब्लम, हैरानी, परेशानी? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद की प्रोसेस सिंपल सा है कि जब एफआईआर प्रॉपर तरीके से लिख गई है तो फिर इन्फॉर्मर है, जो इन्फॉर्मेशन इसने दिया है उसको सूचना की एक कॉपी फ्री ऑफ चार्ज दी जाएगी कि भाई ले भैया ये सूचना घर जा। तो ये आपका क्लॉज 2। अब आते हैं क्लॉज 3, और क्लॉज 3 ये लड़ाई है। क्लॉज 3 क्या है? लड़ाई, युद्ध। और ये युद्ध मचना चालू हुआ था, बहुत सारे ऐतिहासिक केसेस हैं जिसकी कोई इम्तिहान नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड केस ही पढ़ूंगा कि क्या एफआईआर लिखने के पहले प्रारंभिक जांच किया जाना जरूरी है? एफआईआर के पहले प्रारंभिक जांच किया जाना जरूरी है, ये प्रश्न उठा, ठीक है ना। क्या प्रश्न उठा कि क्या एफआईआर के पहले पुलिस ऑफिसर द्वारा प्रारंभिक जांच आवश्यक है? ठीक है ना, इट इज नेसेसरी प्रायर इंक्वायरी बाय पुलिस ऑफिसर बिफोर लोडिंग एफआईआर। इसका प्रश्न कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन मैं हाईलाइटेड केस की बातचीत करूंगा। तो हाईलाइटेड पहला केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल एंड अदर्स, ठीक है ना।
तो पहला है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल एंड अदर्स 1992 सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड ये केस है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का जो केस था 1992, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि इन एवरी कॉग्निजेबल ऑफेंस द लोडिंग ऑफ एफआईआर इज अ मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर। किसी भी संज्ञेय अपराध में एफआईआर लॉन्च करना पुलिस अधिकारी का अनिवार्य कर्तव्य है। पुलिस अधिकारी का अनिवार्य कर्तव्य है। मतलब लॉन्च जनरली सामान्य बोलचाल में उसको लॉन्च शब्द यूज किया जाता है ना, लोड करना, लॉन्च करना, पर लिखना है ना, लिखना ऐसा, लिखना लिखना लिख लो भैया, लिखना लिखना, ठीक है ना। तो किसी संज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखना किसी पुलिस अधिकारी का अनिवार्य कर्तव्य है, ठीक है ना, अधिकारी का अनिवार्य कर्तव्य है। और इसके लिए कोई प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। नॉट नेसेसरी एनी टाइप ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था किसका, परिवाद की डेफिनेशन का। तो कंप्लेंट कहां डिफाइन की गई है आपकी 2H में, 2H में दी गई ना, 2H में कंप्लेंट आपकी दी गई है परिवाद, पहले डी में थी अब H चली गई। और आप कंप्लेंट की डेफिनेशन देखो, उसमें एक स्पष्टीकरण है। उसका स्पष्टीकरण क्या कहता है, ठीक है ना। तो पुलिस अधिकारी ऐसा क्यों करेगा बताओ? हाँ वो तो आपने पढ़ लिया, लेकिन पुलिस अधिकारी ऐसा क्यों करेगा समझना। जैसे मान लो मैं गया थाने में और मैंने बताया कि साहब मेरे साथ तो भैया 4 लोग घेर लिए और घेर करके मेरा कॉलर पकड़ लिए, देखो साहब बटन भी टूट गया है मेरा, और उसके बाद 2-4 झापड़ भी मारा, और उसके बाद साहब चाकू वाकू निकाल लिए और जान से मारने, माँ बहन की गाली, जान से मारने की धमकी, और बिल्कुल लगा साहब कि यदि 2 मिनट वहां पे कुछ नहीं दिख जाते तो मैं तो आज इस दुनिया में मतलब आपके सामने आता ही नहीं, मैं नहीं आता, मेरी खबर ही आती। ऐसा भारी भरकम मैंने जानकारी, अरे मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, हाँ माँ बहन की गाली, वो भी कहा सड़क में, लोग स्थान, और जान से मारने की धमकी, 506 294 अटेम्प्ट टू मर्डर 307 वो भी डाल दो, चाकू लेके आए थे और बटन तोड़ दिया, मारा पीटा 100 अलग से, हार्ट रोड की धाराएं, बड़ा भारी भरकम मामला लगा, पुलिस वालों ने एफआईआर लिख दी। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया, अरे कुछ नहीं, पड़ोसी है, छोटी छोटी बात पे बहस करता था, तो आज थोड़ा सा कालर पकड़ के 2-3 धर दिया, निकल यहां से। मतलब सिंपल हट का मामला था और तिल का तार राई का पहाड़ बनाया गया, है ना। तो यानी पुलिस को सूचना कैसी दी गई कि ये संज्ञेय अपराध है, लेकिन निकला क्या, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मतलब असंज्ञेय अपराध। तो ऐसी कंडीशन में अब पुलिस वालों ने क्या, एफआईआर मतलब एक उन्होंने प्रक्रिया लिख ली है, और इन्वेस्टिगेशन यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसके बाद पता चला ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो फिर यहां पर अब वो पुलिस रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, अब वो क्या बनाएंगे, कंप्लेंट बनाएंगे। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके सीआरपीसी में तो ये प्रावधान है पहले से, और कहीं ऐसा मतलब यदि पुलिस वालों ने ये बचाव लिया था कि साहब यदि असंज्ञेय अपराध निकला तो, अरे तो निकला ना 2D में तो लिखा हुआ है, तो फिर तुम परिवाद बना देना यार, कौन सी गलती हो गई, सब चीज तो लिखा है कानून में। तो यहां पे इस केस में बोल दिया कि नहीं नहीं, बोले ये यहां पे आप ऐसा नहीं करोगे। चलो विवाद आगे बढ़ा, फिर एक बहुत ही फेमस केस आया, केस का नाम है रमेश कुमारी वर्सेस एनसीटी दिल्ली। हाँ कुमारी मतलब रमेश ऐसा नाम है जो कॉमन है, लड़कियों के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो रमेश कुमारी, अरे साउथ में चले जाओ, रमेश नाम की लड़कियां मिल जाएंगी, वर्सेस एनसीटी
दिल्ली 2006 सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है, 2006 सुप्रीम कोर्ट। भैया पुलिस वाले हैं कि अपनी पे नहीं नहीं, हम तो संज्ञेय अपराध होगा तो ही एफआईआर लिखेंगे, हमें तनिक भी संदेह है कि असंज्ञेय अपराध है, हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, पहले हम जांच करेंगे फिर हम एफआईआर लिखेंगे। तो पुलिस वालों ने तो साफ साफ ऐसे बोल दिया। तो फिर ऐसी कंडीशन में मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि यदि पुलिस अधिकारी के पास संदेह का उचित आधार है, लिख लो पहले फिर बाद में बातचीत कर लेना, यदि पुलिस अधिकारी के पास संदेह का उचित आधार है, इफ पुलिस ऑफिसर हैव प्रॉपर ग्राउंड फॉर एनी डाउट दैट केस इज कॉग्निबल और नॉट, ये मामला संज्ञेय है कि नहीं है, तो पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। तो पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच कर सकते हैं, परंतु यदि प्रथम दृष्टिया प्रामा फेसई यह स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट केस इज कॉग्निबल केस, कि यह संज्ञेय अपराध है, तो एफआईआर लिखना आवश्यक है। पुलिस अधिकारी संदेह के आधार पर कि मामला संज्ञेय है कि असंज्ञेय प्रारंभिक जांच कर सकते हैं, परंतु यदि प्रथम दृष्टिया यह स्पष्ट है कि मामला कैसा है, मामला संज्ञेय है, कॉग्निबल है, तो फिर यहां पर एफआईआर लिखना आवश्यक है। यह कहा गया किस केस में, आपका रमेश कुमारी वर्सेस एनसीटी दिल्ली में। लेकिन पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले तो ऐसे हैं कि एक महिला गई रेप की एफआईआर लिखवाने, तो पुलिस वालों ने कहा कि हाँ सबूत लाओ पहले कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, हम कैसे माने। तो महिला चली गई सुप्रीम कोर्ट कि साहब रेप जैसी अपराध की भी ये लोग एफआईआर नहीं लिख रहे, सबूत मांगते हैं, कहते हैं जांच करेंगे, जबकि गंभीर अपराध की तो एफआईआर लिख दी जाए। वो केस ऐतिहासिक केस था, सबने पढ़ा, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। केस का नाम क्या है, ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2013 सुप्रीम कोर्ट। तो ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2013 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह बोल दिया कि यदि प्रथम दृष्टिया गंभीर अपराध है, सीरियस और हीनियस ऑफेंस है, तो एफआईआर तुमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पुलिस वालों का मैंडेटरी ड्यूटी, इट इज द मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू लोड एफआईआर इन सीरियस टाइप ऑफ कॉग्निबल ऑफेंस। और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये बताओ, तुम प्रारंभिक जांच की बात कर रहे हो, कहां लिखा है प्रारंभिक जांच, तुम वो पेश कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अड़ गई कि लिखा कहां है सीआरपीसी में, तुम प्रारंभिक जांच कर रहे हो, कहां लिखा है बताओ। पुलिस वालों ने हड़का, सुप्रीम कोर्ट ने हड़का दिया पुलिस वालों, कहां लिखा है, मुझे पढ़ाओ कहां लिखा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी निर्देश दिया इस केस में कि यदि ये जो ये पुलिस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपको लगता है ये सही है तो इसमें विधि बनाइए, नहीं तो पुलिस वाले तो वो कर रहे हैं जो कहीं लिखा ही नहीं है। कहां लिखा है प्रारंभिक जांच, सीआरपीसी में कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो काहे की प्रारंभिक जांच हो रही। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा कि जैसे मान लो कोई पारिवारिक मामला है, इसी केस में कहा पारिवारिक मामला, फैमिली मैटर, कोई लिख लो पारिवारिक मामला हो गया, वाणिज्यिक मामला हो गया, कॉमर्शियल कोई मैटर हो गया, आपका नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस, एनी केस रिलेटेड मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल उपेक्षा से संबंधित कोई मामला है, करप्शन से रिलेटेड कोई मामला है, भ्रष्टाचार संबंधित मामला है, ऐसे मामलों में प्रारंभिक जांच कर लो। पारिवारिक मामला है ना, पारिवारिक मामला है, वाणिज्यिक मामला है,
मेडिकल उपेक्षा से संबंधी मामला है, भ्रष्टाचार संबंधी मामला है, तो प्रारंभिक जांच कर लो। लेकिन प्रथम दृष्टिया साफ साफ दिख रहा है संज्ञेय अपराध है, एक महिला कह रही है कि उसके साथ गंभीर अपराध हुआ है, रेप जैसा गंभीर हुआ है, तो भी आप एफआईआर नहीं लिख रहे हो। बदलाव करना चाहिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, दिशा निर्देश दिया, और बाद में फिर देखा जाए तो इसी केस का रिफ्लेक्शन जो है आपका BNSS, मतलब इन्हीं सबका केस का रिफ्लेक्शन BNSS की सेक्शन 173 का क्लॉज 3, ठीक है 2 है, सॉरी 2 है ना, हाँ 3 है, सही लिखा मैंने 3, तो क्लॉज 3 निकल के आया, ठीक है ना। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर कहता है, क्या कहता है देखो, आप देखो क्या है कि 175, अब 175 में पुलिस की जो शक्ति है इन्वेस्टिगेशन करने की, उस पर प्रभाव नहीं करेगा। संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, और जिसकी सजा कितनी है 3 वर्ष से 7 वर्ष तक, ठीक है ना। तो यहां पर इसमें क्या क्या बोला है, पहले चीज क्या है, संज्ञेय अपराध हो, यानी कैसा अपराध है, संज्ञेय अपराध, जिसमें सजा कितनी है 3 ईयर से ज्यादा किंतु 7 वर्ष तक, ठीक है, 3 साल से ज्यादा किंतु 7 वर्ष तक। तो ऐसी कंडीशन में डीएसपी या अपर, ठीक है ना, रैंक के पुलिस ऑफिसर की, डीएसपी या अपर रैंक के पुलिस ऑफिसर की पूर्व अनुमति पर आप प्रारंभिक जांच कर लीजिए, ठीक है ना, प्रारंभिक जांच यहां पर कर लीजिए। और क्या बोला है कि क्या 14 दिन की अवधि के भीतर प्रथम दृष्टया मामला विद्वान है तो विद इन 14 डेज, तो प्रारंभिक जांच करने के लिए यहाँ पे समयावधि लिखा है कि 14 दिन के अंदर आप प्रारंभिक जांच कीजिए। और लेकिन यहाँ पे देखो, क्योंकि इस सभी केस में एक शब्द बार बार सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया, प्रामा फेसई, प्रथम दृष्टिया, इसलिए यहां पर भी ये चीज लिखी हुई है। ये रिफ्लेक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के। तो यहां पे देखो लिखा है कि यदि प्रथम दृष्टिया मामला संज्ञेय है तो आप ये भी नहीं करोगे, फिर तो एफआईआर ही लिखोगे। लेकिन तुम्हें लगता है कि संदेह, और भी खासकर 3 से 7, ठीक है ना, 3 से 7, कोई चोरी के अपराध की सूचना देने आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर लो। लेकिन कोई रेप के अपराध की सूचना देने आ रही है, इसमें आजीवन कारावास सजा है, वहां पर मना करता है प्रारंभिक जांच करने के लिए, केवल ऐसे अपराध में जहां पे 3 साल से 7 साल तक का अपराध है, वहीं पे तुम कर लो, प्रारंभिक जांच कर लो, जिसमें इतने साल की सजा है। लेकिन यदि 10 साल की सजा वाला अपराध है, 14 साल की सजा वाला अपराध है, आजीवन कारावास सजा, वहां पर मना करता है अभी भी। अब पुलिस वाले अपने मनमानी करेंगे, पर ये यहाँ पर नए बीएनएसएस में प्रावधान यहाँ पर किया गया है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये है आपका ये पर्टिकुलर क्लॉज जो एफआईआर के बारे में बातचीत करता है, ठीक है, बात समझ में सबको आ गई। अब इसमें क्लॉज 4 के पहले हम एफआईआर की एविडेंशियल वैल्यू पर ध्यान देते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर, एफआईआर का साक्षिक मूल्य क्या है, ठीक है ना, तो इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर, तो एफआईआर के साक्षिक मूल्य पर कई केसेस हैं जिसपे इसके एविडेंशियल वैल्यू को डिस्कशन किया गया। यहां पर हम देखेंगे तो पहला केस आप देख सकते हो, नथु सिंह वर्सेस बिहार राज्य का केस। ये आपका सॉरी पांडे है, सिंह नहीं है, पांडे है, अच्छा पीछे वाला, आओ ये तो चल ही नहीं रहा है। नथु पांडे वर्सेस बिहार राज्य, ये मेरे को सिंह ही पता नहीं, नथु के साथ सिंह ही आता है, नथु पांडे, नथु पांडे वर्सेस बिहार राज्य, ये साइटेशन है इसका 1969।
इस केस में ये कहा गया था कि जो एफआईआर है इट इज नॉट ए सब्सटेंशियल एविडेंस, सारभूत साक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये मतलब एफआईआर सारभूत साक्ष्य नहीं है क्योंकि ये शपथ पर नहीं दी जाती है। एफआईआर सारभूत साक्ष्य नहीं है क्योंकि शपथ पर नहीं होती है, और दूसरा इसके आधार पर किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। यह सारभूत साक्ष्य नहीं है क्योंकि शपथ पर नहीं होती है, औथ पर नहीं होती है, और इसके आधार पर किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला केस लिखिए। दूसरा, श्याम नंदन सिंह वर्सेस बिहार राज्य। श्याम नंदन सिंह वर्सेस बिहार राज्य 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया था कि एफआईआर भारतीय एक साक्ष्य अधिनियम की धारा थी 6, अभी देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से वो 4 हो गई है, हाँ वो कम हो गई, मतलब वो 3 से 4 हो गई है। रेस जेस्टे है ना, रेस जेस्टे अभी थोड़ा उधर चली गई है तो 4 हो गई है। तो भारतीय, चूंकि ठीक है आप ऐसा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 और भारतीय मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदी चूंकि वही ना, तो आपका सन लिखना पड़ेगा 1872 की धारा 6 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत रेस जेस्टे का मतलब रेस द पार्ट ऑफ रेस जेस्टे, ठीक है ना, द पार्ट ऑफ रेस जेस्टे जीएसटी इसको बोलते हैं आप। रेस जेस्टे को क्या बोलते हैं? एक ही समव्यवहार का कथन, एक ही समव्यवहार का भाग। तो ये इसमें क्या बोला गया था कि जैसे किसी अपराध, जैसे कोई अपराध हुआ और अपराध के तुरंत बाद विक्टिम पीड़ित या कोई साक्षी विटनेस परिचित जो भी जिसने एकदम से तुरंत गया और एफआईआर लिखवा दी, तो ये एक तरह से एक ही समव्यवहार का भाग है। मतलब कि तुरंत, मतलब घटना हुई, मारपीट हुई, चल थाने, और तो अब बिल्कुल घटना हुई कि थाने 5 मिनट के अंदर थाने पहुंच गए और एफआईआर लिखवा दी। तो बोल दिया भाई इतनी तेजी से एफआईआर लिखवा दी, ये पार्ट ऑफ रेस जेस्टे है, एक ही समव्यवहार का भाग है। धारा 6 में सुसंगत है ये, और अभी इसमें धारा 4 हो गई है। ठीक है, अभी मुझे एविडेंस की धारा याद है, मैं एविडेंस की धारा बोल देता हूं, फिर उसको अपन इसको नई धारा से आप वो कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अगला चीज यहाँ पे आते हैं तीसरा। तो तीसरा यहाँ पे अग्नु नगेसिया वर्सेस बिहार राज्य 19, वही आपको केस बताया था ना, 69 का केस था ना, कब 65 का। इसमें बोल दिया गया था, मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा ही लिखवाऊंगा, ऐसा इंडियन एविडेंस एक्ट है ना 1872 की धारा लिख लीजिए, नहीं से उसको मर्ज कर लेना। धारा 8 एफआईआर धारा 8, धारा 8 क्या बोलता है? धारा 8 यदि पढ़ेंगे तो वहां पे 3 चीजें बताएगी। बताओ धारा 8 क्या है, बताओ। हाँ, पूर्व या पश्चात का आचरण, हाँ हेतु, हेतु, और एक चीज और था, तैयारी ठीक है, तो धारा 8 के तहत चूंकि एफआईआर जो है आपका, ये कह सकते हो कि ये किसी पश्चातवर्ती, मतलब ये जैसे पश्चात का ये, ठीक है ना, तो आचरण, ये पश्चातवर्ती आचरण है, ये अपराध के पश्चातवर्ती आचरण, तो ये क्या है? पश्चातवर्ती आचरण है। तो धारा 8 के तहत बोला कि साहब ये पश्चातवर्ती आचरण है। और दूसरा जो है तो धारा 27, धारा 27 क्या है कि जब किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है,
तो अभियुक्त को जब गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं, फिर उसकी जानकारी के आधार पे जो चीजें इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। तो अभिनव नगीचे केस में चूंकि अभियुक्त था, तो जैसे समझना इसमें, इस केस में जहां तक मैं समझता हूँ इसका केस यही था कि ये शायद ये वो रहता है, ससुर रहता है कि पति रहता है, मैं कंफर्म एक बार देखना पड़ेगा, केस पढ़ना पड़ेगा। किसी विवाद होता है तो पत्नी या बहू का सर काट देता है और उसके बाद वो गडासा और सर लेकर के थाने पहुंच जाता है और अगर ये साहब बहुत होता चिक आज खत्म कर दिया किस्सा। तो चूंकि वो सबूत भी दे रहा है, तो चूंकि सबूत भी दे रहा है तो सबूत जो दे रहा है धारा 27 में रेलिवेंट हो गया और वो गया तो एक्यूज दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये पश्चात आचरण में भी चला गया, 8 में भी चला गया, 27 में भी चला गया, है ना, क्योंकि वो गडासा भी दे रहा है, सब सर भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो फिर वो उसमें चला गया। तो ये इस तरह से जो है तो इन धाराओं में बेसिकली जो है तो वो क्या हो गया, रेलिवेंट हो गया। तो इन धाराओं में इसका एविडेंशियल वैल्यू बोला धारा 27, ठीक है ना। और ये सेक्शन जो है आपका ध्यान में रखिएगा जो है तो, है ना। धारा 27 को भी अभी कर दिया है, अभी नई धाराएं मैं कल से आपको उसमें नई धाराएं भी आपको बता दिया करूंगा, देखेंगे तो ही होगी। चलो तो अगली चीज, इसके बाद अगला यहाँ पे है, अगला यहाँ पे है आपका भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, चौथा। वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2, है ना। ये 145 और 157 एफआईआर जो है तो दो धाराओं में ये सब होता है। तो एफआईआर 145 में रेलेवेंट है। तो देखो एफआईआर क्या होता है, 145 क्या बोलता है, पूर्व लिखित कथन, है ना, पूर्व लिखित कथन। तो जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति गया थाने में, मतलब एक व्यक्ति गया एफआईआर लिखवाया, हाँ भैया क्या हुआ तुम्हारे साथ, बोले साहब वो मैं चला जा रहा था शाम को, रात थोड़ा थोड़ा शाम का समय था, तो तभी रमेश सुरेश और उसके दोस्तों ने मिलकर के साहब हमें बहुत पीटा और पीट के भाग गए, हमारा मोबाइल चैन सब छीन के भाग गए और लूट की घटना लिख ली। और जब वही बंदा थाने में गया, बोले साहब वो अंधेरा था बहुत तो दिखा नहीं, 4-5 आए और मार पीट के सब लेके भाग गए। पहले उसने एफआईआर नामजद लिखवाई और न्यायालय के सामने जाकर, बीच में मंडोली होगी, डरा धमका दिया होगा, जो भी होगा, पैसा ले लिया होगा या उन्होंने चपका दिया होगा, कोर्ट में जाकर के बिल्कुल अपोजिट बातचीत कर रहा है। तो अब कोर्ट में जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका खंडन करने के लिए कि भाई तुमने पहले कुछ और कहा, अब कुछ और कर रहे हो, तो इसके लिए एफआईआर का यूज हो सकता है कि देखो साहब इसने जो है तो पहले कहा था रमेश सुरेश ने मिलकर के किया और यहाँ आकर के बोल रहा है साहब अंधेरा था, मुंह बात के आए थे, कुछ दिखा नहीं था, तो खंडन करने के लिए। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट की 2 साल पहले भी जब एफआईआर लिखवाई तो भी वही चीज कहा, आज भी वही चीज कह रहा, हाँ साहब रमेश सुरेश आए थे साहब, यही दोनों थे, हमको मारा, वो सामने अभी तो खड़े रहते, यही दोनों साहब मारा हमको, चैन छीन के भाग गए। तो ये क्या हो गया, संपोषण, कोरोबेशन हो गया, है ना। तो वही बात एफआईआर में की, अभी भी वही कह रहे हैं, कोरोबेशन हो गया और एफआईआर में कुछ और बोला, अब कुछ और बोल रहे हैं, तो खंडन हो गया। क्लियर कहानी। तो ये दो धाराओं में ज्यादातर एफआईआर यूज की जाती है। ओके, क्लियर कहानी। तो इसका एविडेंशियल वैल्यू हो गया एफआईआर का।